द कुरियर, पैसों के पीछे एक साधारण लड़के का असाधारण सफर। द कुरियर इवान नाम के एक साधारण क्लर्क की कहानी है जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है। कहानी की शुरुआत हांगकांग से होती है, जहां एक कंटेनर स्पेन से आता है जिसमें भारी मात्रा में कैश भरा है और साथ में है इवान, जो खुद कुरियर के रूप में इस डील को पूरा करने आया है। इस काम के लिए उसे 3% कमीशन मिलना है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। कहानी फ्लैशबैक में स्पेन जाती है, जहां हमें इवान की जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो पार्किंग अटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर छोटा मोटा काम करता है। रात को जब वो घर लौटता है तो अपनी माँ को दिन भर की कमाई बताता है। उसकी माँ उसे पिता से बात करने को कहती है, जिससे लगता है कि इवान और उसके पिता के रिश्ते में खटास आ गई है। बचपन में इवान अपने पिता को हीरो मानता था, लेकिन जब उसके पिता ने बैंक से भारी कर्ज लेकर बैंक्वेट हॉल खोला और आर्थिक संकट के कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया, तो वे निराश होकर घर बैठ गए और सरकार को कोसने लगे। इवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके पिता कोशिश करने के बजाय सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। जैसे जैसे इवान बड़ा होता है, वो अमीर बनने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता है। हालांकि उसके पास अभी कोई पूंजी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई बिजनेस आइडिया चलता रहता है। वो अपने दोस्तों को एक बिजनेस आइडिया बताता है, पुराने फ्लैट्स खरीदकर उनका इंटीरियर ठीक करना और फिर उन्हें दोगुने दाम पर बेचना। लेकिन उसके दोस्त पैसों की कमी का हवाला देकर उसका साथ नहीं देते। इवान समझ जाता है कि उसे कुछ और ही रास्ता चुनना होगा। अगले दिन काम पर जाते हुए इवान की नज़र मैनुअल नाम के एक अमीर आदमी पर पड़ती है, जो शराब के नशे में धुत है। मैनुअल के पास एक ब्रीफकेस है। इवान उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ता है और इस दौरान ब्रीफकेस से कुछ पैसे चुरा लेता है। मैनुअल को उसके घर छोड़ने पर इवान देखता है कि बाहर एनी मैरी नाम की एक लड़की उसका इंतजार कर रही है और मैनुअल मैरी के लिए ही काम करता है। इवान समझ जाता है कि यही उसके लिए बड़ा बनने का मौका है। वो सीधे मैरी के पास जाता है और कहता है कि उसे बेहतर लोगों की जरूरत है, खासकर मैनुअल जैसे आदमी से जो खुद को नहीं संभाल पाता और न अपने बैग को। इवान वादा करता है कि वो किसी भी काम को 100% ईमानदारी से करेगा। मैरी इवान की बात से प्रभावित होती है और उसे अगले दिन से काम पर आने को कहती है। धीरे धीरे इवान को पता चलता है कि मैरी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। इवान को अपना पहला प्रोजेक्ट मिलता है, फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को उपहार के तौर पर घोड़ा देना। फ्रांसिस्को इवान से प्रभावित होता है और दोनों बातें करते हैं। बातों ही बातों में इवान को पता चलता है कि वे दोनों एक ही जगह से हैं। इवान पूछता है कि फ्रांसिस्को इतना बड़ा आदमी कैसे बना। फ्रांसिस्को बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन होते हैं। वो इवान को नोटों से भरा एक ब्रीफकेस देता है और उसे मैरी तक पहुंचाने को कहता है। रास्ते में पुलिस वाले इवान को पकड़ लेते हैं और ब्रीफकेस में कैश देखकर उसे जब्त करने लगते हैं। इवान झूठ बोलता है कि ये पैसे उसके हैं, उसने अभी अभी एक घर बेचा है। पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते और उसे पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इवान नहीं टूटता और दूसरा झूठ बोलता है कि अगर उसके बॉस को पता चला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और इवान मैरी के पास पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस वाले मैरी के लिए ही काम करते हैं और मैरी इवान का टेस्ट ले रही थी। इवान टेस्ट में पास हो चुका है और उसे 10,000 यूरो के बजाय 12,000 यूरो मिलते हैं। इवान बहुत खुश है और उसकी तरक्की दिन ब दिन होती जाती है। मैरी इवान के काम से खुश होकर उसे फ्रेंकोइस नाम के एक आदमी से मिलवाती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ डायमंड लॉन्ड्रिंग का भी काम करता है। इवान इनके कुरियर के रूप में काम करता है। ये सब शहर के सबसे अमीर लोगों का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने का काम करते हैं। इवान को हर बार बेल्जियम जाना पड़ता है। कुछ समय बाद हम लेटिशिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिससे इवान बार बार बात करता है, लेकिन फ्रेंकोइस को ये पसंद नहीं आता। मैरी इवान को बताती है कि वे अब बेल्जियम के बजाय जिनेवा में काम करेंगे। इवान की नज़र एक अमीर आदमी हैवियर और उसके साथ बैठी खूबसूरत सिएना पर पड़ती है। बाद में इवान को पता चलता है कि हैवियर अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और इस बात के लिए उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। इवान हैवियर का पीछा करना शुरू कर देता है, जो एक होटल रूम में रुका हुआ है। इवान होटल के क्लीनर को पैसे देकर रूम में कैमरा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज यानिक उसे पकड़ लेता है। इवान यानिक को भी ढेर सारा पैसा देकर कैमरा लगाने के लिए मना लेता है। यानिक भी मान जाता है, क्योंकि उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे। जब हैवियर की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो यानिक इवान से पूछता है कि क्या उसे कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए। इवान खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यानिक काम का आदमी है। वे दोनों वीडियो लेकर सीधे हैवियर के पास जाते हैं, जो पार्टी कर रहा है। इवान उसे बताता है कि या तो वो भड़क सकता है और पुलिस को बुला सकता है, जिससे वीडियो वायरल हो जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, या वो उनके साथ हाथ मिला ले। हैवियर दूसरा रास्ता चुनता है। इवान उसे बताता है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके पास अभी क्लाइंट्स नहीं हैं। अगर हैवियर उनके साथ जुड़ जाता है तो उसके भरोसे पर उन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। हैवियर मान जाता है और पार्टी में सारे बड़े लोगों से इवान को मिलवाने लगता है। तभी बाहर पुलिस वाला मैनुअल रूई इवान पर नजर रखता है। मीटिंग में हैवियर सभी को बताता है कि इवान उनके काले धन को सफेद कर देगा।
जब लोग इवान पर भरोसा करने से झिझकते हैं तो हैवियर कहता है कि यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इवान को कोई नहीं जानता। अगर किसी ऐसे आदमी को पैसे दिए जिसके पीछे पुलिस है तो उनका पैसा खतरे में होगा। इवान को कोई नहीं जानता, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। हैवियर इवान की पूरी गारंटी लेता है। सब मान जाते हैं और इवान बहुत खुश है क्योंकि अब पूरा 3% उसका होगा। इवान मैरी को ये बात बताता है। मैरी कहती है कि फ्रैंकोइस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इवान कहता है कि वो उसे धोखा नहीं दे रहा है, उसके क्लाइंट्स अलग हैं। मैरी फिर भी कहती है कि उसके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। वहां से निकलने के बाद इवान घर आता है और अपने माता पिता को महंगे उपहार देता है। उसके पिता कहते हैं कि इतनी तेजी से पैसा कमाना कुछ गलत काम ही होगा। इवान बहस करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन उसकी मुलाकात फ्रैंकोइस से होती है, जो उसे कहता है कि उसे सब पता है कि इवान क्या कर रहा है। वो इवान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकोइस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। रास्ते में इवान और यानिक की गाड़ी रोककर कुछ गुंडे उन्हें पीटते हैं और शहर छोड़ने को कहते हैं। इवान समझ जाता है कि फ्रैंकोइस ने उन्हें भेजा था। वो सीधे फ्रैंकोइस के पास जाता है और कहता है कि वो शहर छोड़कर नहीं जा रहा। वो फ्रैंकोइस को अपने मुनाफे का 10% देने की पेशकश करता है, लेकिन फ्रैंकोइस 30% मांगता है। इवान मान जाता है। अब ये सब मिलकर काम करने लगते हैं। इवान दिन रात तरक्की कर रहा है और सबके जबान पर उसका नाम है। अगली बार जब वो मैरी से मिलता है तो मैरी उसे संभलकर काम करने को कहती है। इवान भड़क जाता है और कहता है कि उसे धीमा नहीं होना। मैरी उसे बताती है कि फ्रैंकोइस पर पुलिस की नजर है और इवान भी उसके साथ देखा गया है। इवान उसकी बात नहीं सुनता और पार्टी करने चला जाता है। रात में जब वो नीचे आता है तो एक गाड़ी पर उसकी नजर पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसमें अंडरकवर पुलिस वाले हैं। इवान आपदा को अवसर में बदल देता है। वो पुलिस वालों के पास जाकर उनसे अपने बॉस से मिलवाने को कहता है। वे उसे रुइक के पास ले जाते हैं। रुइक इवान को बताता है कि उसका पीछा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो फ्रैंकोइस और हैवियर जैसे लोगों के लिए काम करता है। रुइक के विरी कहता है कि इवान उनका दुश्मन नहीं है, उनके दुश्मन फ्रैंकोइस और हैवियर हैं। अगर इवान उन्हें पकड़वाने में मदद करता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। इवान बाहर आता है और यानिक उसे भागने को कहता है, लेकिन इवान कहता है कि यही मौका है जब पूरे शहर पर उनका राज होगा। वे पुलिस की मदद करेंगे ताकि फ्रैंकोइस को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही फ्रैंकोइस अंदर जाएगा, पूरा बिजनेस उनका हो जाएगा। इवान लेटिशिया को अपने जाल में फंसाना शुरू करता है और उसे लेकर पेरिस चला जाता है ताकि फ्रैंकोइस को उस पर शक न हो। लेटिशिया उसके प्यार में पड़ जाती है और ये बात अपने पिता फ्रैंकोइस को बताती है। फ्रैंकोइस भड़क जाता है क्योंकि उसने पहले भी इवान को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। तभी एक दिन टीवी के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकोइस को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेटिशिया अपने पिता के पास वापस जाने को कहती है, लेकिन इवान कहता है कि वो वहां नहीं जा सकता, वरना पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। लेटिशिया को नहीं पता कि ये सब इवान का किया धरा है। इवान सीधा मैरी के पास पहुंचता है जहां फ्रैंकोइस भी है। इवान कहता है कि फ्रैंकोइस अब जेल जा चुका है, वे उसके क्लाइंट्स को संभाल सकते हैं। मैरी कहती है कि माहौल बहुत तनावपूर्ण है और उन्हें ये काम बंद करना होगा। इवान भी शहर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो परेशान है। वह दिन रात नशा करता है और लड़कियों के साथ समय बिताता है। तभी एक दिन लेटिशिया उसे लड़कियों के साथ देखती है और उससे रिश्ता तोड़ लेती है। इवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच उसकी माँ उसे फोन करके बताती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। इस बात से इवान को दुख होता है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक दिन इवान की नजर चीनी माफिया पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधे जेल में हैवियर से मिलने जाता है और चीनी माफिया के बारे में पूछता है। हैवियर बताता है कि वे पुराने तरीके से पैसे चीन भेजते हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे कई बार एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं आता। इवान अब मैरी के पास पहुंचता है और उससे इस बारे में बात करता है। मैरी कहती है कि उसने ये काम छोड़ दिया है और वो परेशान है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा है। इवान का दिमाग फिर काम करता है। वो सीधे चीनी माफिया मिंग के पास पहुंचता है और उसे पूरी बात बताता है। इवान मिंग को कहता है कि वो स्पेन में मिंग के पैसे मैरी को दे दे और बदले में मैरी स्विट्जरलैंड से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देगी। मिंग को ये आइडिया पसंद आता है और उनकी डील हो जाती है। ये लोग एक होटल में सेलिब्रेट करने जाते हैं। इसी बीच उनकी नजर फ्रैंकोइस और लेटिशिया पर पड़ती है। फ्रैंकोइस उनके पास आता है और कहता है कि उसका केस खारिज हो गया है, लेकिन उसे पता चल गया है कि उसके घर का ही कोई था जिसने उसे जेल भिजवाया था। इतना कहकर वह इवान की तरफ देखता है। इवान समझ जाता है कि फ्रैंकोइस को सच्चाई पता चल गई है। ये दोनों होटल रूम में आते ही मैरी को पता चलता है कि फ्रैंकोइस ने उन्हें धोखा दिया है और सारे पैसे लेकर भाग गया है। पुलिस कभी भी उनके पास आ सकती है। वे भागने लगते हैं। उनके भागते ही मिंग की टीम उन्हें पकड़ लेती है। मिंग कहता है कि वे उसे भी धोखा देने वाले थे और उसे ये भी पता चल गया है कि इवान ने ही फ्रैंकोइस को जेल भिजवाया था। मिंग अपने आदमियों को इन दोनों को मारने का इशारा करता है। तभी इवान उसे कहता है कि उसे मारकर उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसके सारे पैसे स्पेन में ही पड़े रह जाएंगे।
लेकिन वो उसे एक आखिरी ऑफर देता है। वो अभी भी उसके पैसों को लेकर चीन जा सकता है। मिंग मान जाता है क्योंकि इवान कहता है कि वो पैसों के साथ खुद भी हांगकांग जाएगा। इवान को पैसों के साथ एक कंटेनर में बैठाया जाता है और वो हांगकांग पहुंचता है। पैसे अब मिंग के लोगों के पास सुरक्षित पहुंच चुके हैं। मिंग खुश है और इवान भी, क्योंकि उसे अब 3% कमीशन मिल चुका है। वो हांगकांग में से सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी चीनी पुलिस उसे पकड़ती है और सीधा स्पेन डिपोर्ट कर देती है। यहाँ आते ही उसे रुइक के सामने बैठाया जाता है। रुइक कहता है कि अब जेल जाने की बारी उसकी है, उसे कम से कम 15 साल की सजा होगी। इवान पूछता है कि उसे ये जानकारी किसने दी और रुइक कहता है कि मैरी ने वही ऑफर स्वीकार किया जो उसने इवान को दिया था और उसे बेच दिया। रुइक इवान को कहता है कि इस धंधे में कोई किसी का सगा नहीं है। जो जरूरत से ज्यादा पैसे कमाते हैं उनका ईमान बहुत पहले मर जाता है। इवान को जेल में डाल दिया जाता है। इवान को भी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। वो कहता है कि पैसा एक वायरस की तरह होता है। एक बार वायरस आपके अंदर आ जाए तो बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, जैसे हम पैसों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन कभी भी अपने ज़मीर को नहीं बेचना चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।